नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का समाधान प्रोग्राम में। हम लोग जो समाधान प्रोग्राम लेके कंटिन्यू चल रहे हैं, आज उसका डे 22 है और उसी क्रम में पेपर 2 का कंटेंट आप लोगों के समक्ष लेकर उपलब्ध हुए हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हम लोग का ये संचालित हो रहा है पीसीएस यूपीपीएससी मेंस 2023 और यूपीएससी मेंस 2023 के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो ले लें। और इसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण 4 प्रश्न डेली बेसिस पे उपलब्ध करा रहे हैं आप लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ फ्लो चार्ट फॉर्मेट में मेंस का प्रोग्राम आप लोग के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हम लोग जीएस के चारों पेपरों को 500 क्वेश्चंस के माध्यम से, किसके 500 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, हम लोग का टारगेट क्या है, 500 क्वेश्चंस के माध्यम से सिलेबस को कवर करना है, ठीक। जिसमें हम लोग जीएस के चारों पेपरों के 100 सवाल इसमें उपलब्ध करा रहे हैं और प्लस 100 सवाल आपको हम अलग से यूपी स्पेशल के देंगे। ये हम लोग का टारगेट है। तो आप लोग जो है, अगर अभी तक सम्मिलित नहीं हो पाए इस प्रोग्राम में, तो बिना देरी के इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाए। साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा बेस मटेरियल भी आपको दे रहे हैं। सारे ही टॉपिक्स का बेस मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है इसमें, यानी कि कल्चर का, मॉडर्न हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सोसाइटी का, आंतरिक सुरक्षा का, इन सभी का बेस मटेरियल भी दिया जा रहा है। और साथ में ये 500 क्वेश्चन के साथ हम लोग हिंदी और एससे का भी आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कंप्लीट पैकेज है आपका ये समाधान प्रोग्राम जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीस कितनी रखी गई, मात्र 5100 रुपए की फीस रखी गई इस कंप्लीट प्रोग्राम की, जिसमें ये सारा जो मैंने बताया आप लोग को उपलब्ध है। डेली वीडियो और पीडीएफ भी मिलते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कैसे कैसे लेना है एडमिशन, और एडमिशन लेके अपने जो है मेंस की तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग शुरू करेंगे। 2 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस पर संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सीवीसी की संरचना, भूमिका व सीमाओं को संबोधित कीजिए। ठीक है, एड्रेस द स्ट्रक्चर, रोल एंड लिमिटेशन ऑफ सीवीसी। चलिए आइए देखते हैं। संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी आदेश द्वारा 1964 में सीवीसी का एक गठन हुआ था। कार्यकारी आदेश द्वारा सीवीसी का गठन हुआ था। फिर सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि के अनुसार इसे क्या हुआ, एक सांविधिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है दे दिया गया। ठीक है, तो आपने प्रस्तावना 3 से 4 लाइन, जैसे क्योंकि आपको पता है कि हम लोग के यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं 8 नंबर या 12 नंबर के आते हैं, तो ऐसे में हमारे पास 3 से 4 लाइन की प्रस्तावना लिखनी अनिवार्य होती है। या 125 शब्द में लिखना होगा आपको, या 200 शब्दों में। हम लोग 200 शब्दों का आधार बना के चल रहे हैं कि आपका 125 वाला तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। तो हम लोग पहले संरचना यानी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। एक बहुसदस्यीय संस्था है ये। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त इसमें रहते हैं, सतर्कता आयुक्त होते हैं अधिकारी के रूप में। इस कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा, जो भी पहले हो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, 3 संसदीय समिति की सिफारिश पर। और ये जो समिति होती है संसदीय समिति, इसमें कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और अन्य केंद्रीय मंत्री इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, ये क्या होते हैं, इस कमेटी के सदस्य होते हैं जो इनको नियुक्त करती है। इनकी सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये क्या है, इनकी संरचना है। भूमिका क्या क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत ये कार्य करते हैं। लंबित प्रार्थना प्रपत्रों की समीक्षा इनका कार्य करना होता है। ठीक है, जो लंबित भ्रष्टाचार संबंधित कोई प्रपत्र है तो उसको उसकी जांच करना उसकी भूमिका के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरणों में सतर्कता प्रशासन पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। जो केंद्र सरकार के मंत्रालय अधिकारी होते हैं, विभाग होते हैं, उन पर भ्रष्टाचार न हो या भ्रष्टाचार रोकने के लिए, या भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उस पर लगातार ये निगरानी करने का काम इनका है। अखिल भारतीय सेवा के जो है ग्रुप ए के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करते हैं। ठीक, अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई में कामकाज की देखरेख करते हैं, यानी सीबीआई की भी सहायक रूप में कार्य करते हैं ये। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन चले तो उसमें सहायता देते हैं। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे मामले में सलाह देते हैं जहां पर भ्रष्टाचार संबंधित कोई मामला अगर उठ रहा है केंद्र सरकार के अधीन या उनके प्राधिकरणों के अधीन, तो उस मामले में सलाह देने का कार्य भी इन्हीं का होता है। PMLA एक्ट जो था हमारा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस 2002 का, इसके तहत संदेशपात जो लेन देन होते हैं उनकी सूचना भी अपने पास रखते हैं और उस पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी कर सकते हैं। सीमा यानी बाउंड्रीज क्या क्या है,
केवल सलाहकारी हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी जो अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होती हैं, प्राय इनकी सलाह नहीं मानी जाती है। जैसा 2017 में संसद में पेश रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इनको क्या किया जाए, इनको कुछ अनुशंसाएं भी की गई कि इनकी रिपोर्ट्स को क्या है, बाध्यकारी बनाया जाए, क्योंकि सलाहकारी प्रवृत्ति के होने के नाते अमल में नहीं लाई जाती। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो है इनकी छवि धूमिल होती है। साथ साथ इन पर आरोप लगता है कि सरकार के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, केवल अनुशासनात्मक मामलों में तक ही रहते हैं, दंडात्मक मामले इसमें नहीं दे सकते हैं। पर्याप्त वित्तीय और संरचनाओं का अभाव है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सीमाओं में और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, जैसे जो इनके पास कार्यबल है ये कम है, कार्यबल का अभाव, ठीक। साथ में आप इन्हें हम कह सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सिर्फ संवैधानिक होने के नाते इनको अच्छी स्थिति इनकी नहीं है, संवैधानिक दर्जा नहीं, ये भी क्या इनकी सीमाएं हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को फ्रेम करके इस तरीके से प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं एग्जाम में, जो कि काफी इफेक्टिव होता है देखने में भी, और साथ साथ क्या होता है आपके नंबर ऐसे फॉर्मेट में अच्छे आते हैं। इस प्रकार सीबीसी की संरचना, भूमिका और सीमाएं स्पष्ट होती हैं। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार को इसे और शक्तियां देने और इसकी सलाह को विशेष परिस्थितियों में बाध्यकारी बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो आपने बता दिया जो इसकी समस्या है कि उसको इस तरीके से करके क्या हम इसको संस्था को और मजबूत बना सकते हैं। तो स्क्रीन के नीचे नंबर दिख रहा है, किसी प्रकार का आपको डाउट समाधान बैच के बारे में जानकारी हासिल ले सकते हैं आप। अगला सवाल है हमारा, सिविल सोसाइटी संगठन से आप क्या समझते हैं? सरकार को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने में इसकी क्या भूमिका है? क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले पूछ रहा सीएसओ यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, और सरकार को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नेंस वाले टॉपिक से एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सामान्यतः सरकार व लाभकारी संस्थाओं से अलग सिविल सोसाइटी संगठन का तात्पर्य ऐसे समूहों या संगठनों से है जो स्वेच्छा से एवं सामाजिक कल्याण की भावना से जन सेवा करते हैं, जैसे एनजीओ, महिला संगठन, वरीय संगठन, ठीक है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन या सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक समूह इत्यादि। ये सभी के सभी जो है सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जन सेवा का कार्य करते हैं। और उनका मेन जो है कार्य क्या है, इसको काट दिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। मेन काम क्या है, जन सेवा, और इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, ये अपने स्वेच्छा से इस कार्य को करते हैं। ऐसे संगठनों को हम क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार को अधिक पारदर्शी व जवाबदेही बनाने में सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे बनाते हैं। एक सीबीपीएस नामक सीएसओ था जो कर्नाटका का है, उसने नगर पालिकाओं के बजट पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाई। एग्जाम्पल आपको देना है कि क्या करते हैं, ये छोटे छोटे स्तर पर जो है कार्य करते हैं। उससे क्या फायदा मिलता है, उससे लोकल स्तर पर जो शासन प्रशासन होता है वो उस पर नजर रखते हैं, और इससे वहां पारदर्शिता और समयबद्धता जो है आती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर नामक एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रयासों से निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है, पारदर्शिता आई है। मजदूर किसान नामक संगठन था, आप लोगों को पता है, इसके माध्यम से आरटीआई एक्ट इनके जो है प्रयासों से ही पारित हो पाया है, जो कि अभी तक एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक एक सीएसओ है, इसने संसद के कामों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता प्रस्तुत की है। एक सीएसओ का वादा न तोड़ अभियान सरकार के कार्यों की समीक्षा करके उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेही बनाता है, जो कि एसडीजी 2030 जो आपके गोल्स हैं उसको प्राप्त करने में सचेत करता है सरकार को। सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स चीट नामक सीएसओ महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कार्यों पर नजर रखता है। काउंसिल प्रो एनालिटिक्स ट्राइब्स स्टडीज नामक एक सीएसओ उड़ीसा में आदिवासियों के हितों के लिए किए गए कार्यों पर लगातार सरकार के कार्यों पर नजर रख रहा है। एनजीओ है नाज फाउंडेशन, काफी नामी गिरामी है, इसके प्रयासों से न्यायपालिका ने आईपीसी की धारा 377 खत्म कर दिया, जिसके मध्य काफी भेदभाव हमें देखने को मिल रहा था। इन्होंने इस तरीके से क्या किया है, सरकार के कार्यों को प्रभावित किया है, यानी कि सरकार को जवाबदेह बनाने में प्रयास किया। एग्जाम्पल के माध्यम से आपने बता दिया कि भैया ये आपके सामने एग्जाम्पल, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को और बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह सिविल सोसाइटी संगठनों ने अपने प्रयासों से सरकार को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर सुशासन को बढ़ावा दिया है। सरकार नीतियों कार्यक्रमों के निर्माण में के समय इनके सुझावों और निष्कर्षों को सामान्यतः नजरअंदाज नहीं करती। ये बढ़ते हुए महत्व को दर्शाता है, इनको जगह दी जा रही है, सरकार इनको
अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है, ताकि क्योंकि ये जमीन से जुड़े होकर कार्य करते हैं, जमीन की जो समस्याएं होती हैं, लोकल स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उसको देखते हैं। एनजीओ के पास वो डाटा होता है जो सरकार के पास भी नहीं होता है। घने जंगलों में, बीहड़ क्षेत्रों में ये कार्य कर रहे होते हैं, वहां की जो समस्याएं होती है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे सरकार उनके लिए कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम बनाने में सक्षम हो पाती है। अन्यथा प्रशासन हर जगह नहीं जा सकता, हर जगह नहीं जा पाता, क्योंकि सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। तो एनजीओ जो है सरकार के अन्य हाथ कान नाक की तरह जो है कार्य करते हुए दिखाई देते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में FATF के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया भी है FATF। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए धन के रूप में दिखाया जाता है। इसके 3 चरण हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंट्रीगेशन। ठीक है, कैसी कैसी प्रक्रिया चलती है, ये इनके टेक्निकल शब्दावली है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, अवैध धन को वैध धन के अंतर्गत कन्वर्ट करने का ये 3 स्टेप फॉलो करके किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेसिकली FATF का मतलब हुआ। ठीक है, तो FATF की क्या भूमिका है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में, देखते हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अनुशंसाओं का सदस्य देश कैसे अनुपालन कर रहे हैं, ये इसकी निगरानी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो FATF जो ग्रे सूची, ब्लैक सूची जारी करता है और जो और निर्देश जारी करता है मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में, उसकी निगरानी करके क्या करता है, इन कानून को या इस क्या कहते हैं अपने जो प्रतिबद्धता है उस पर नजर रखने का कार्य करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करता है। सभी सदस्य देशों को आतंकवादियों और आतंकी संगठनों का वित्त पोषण करने से क्या करता है, रोकता है। जो नहीं करता है उसको ग्रे सूची से भी हाल फिलहाल में हमने देखा, पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है। ये नए वित्तीय जोखिमों की पहचान कर उनके खिलाफ मानकों को मजबूत बनाता है, जैसे वर्चुअल मनी, क्रिप्टो करेंसी का विनिमय आदि। इस पे भी अब ध्यान दे रहा है क्योंकि उभरती हुई मुद्राएं हैं और इससे आसानी से क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। सदस्य देशों की आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकने की क्षमता के आधार पर उन्हें ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालता है। जो जैसा देश होता है, मतलब उसके अंदर अगर क्षमता है तो कि वो रोक सकता है, तो उसको इन लिस्ट में नहीं रखा जाता है। और जो देश ऐसी क्षमता नहीं रखते कि वो आतंकवादी को वित्त पोषण अपने देश में रोक पाए, तो उनको इन लिस्टों में रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जो समूह के देश हैं वो उनसे दूरी बनाते हैं या उनके साथ लेन देन करने से बचते हैं, या अन्य जो हस्ताक्षर होते हैं या अन्य जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो साइन नहीं करते हैं। UNODC के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सुविधाओं को पहचान करता है। इसका परिचय भी थोड़ा सा लिख देंगे, जगह जगह वैसे पूछा रहे, लेकिन लिखना चाहे तो लिख दें। FATF का जो गठन हुआ था 1989 में हुआ था G7 के शिखर सम्मेलन में। सचिवालय कहाँ पर है, OSD का पेरिस में। सदस्य देश 37 है, इसमें भारत भी सम्मिलित है। यूरोपियन यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाकर वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करके एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करके FATF वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देता है। सरकार को चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए PMLA एक्ट 2002 जो है उसे और मजबूत बनाए, फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करे, डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन दे, साथ साथ में डिजिटल भुगतानों पर नजर भी रखे। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, FATF के जो समझौते हैं हमारे देश में जो लागू होते हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं, और आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी भी इसके माध्यम से तोड़ी जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का संक्षिप्त परिचय देते हुए विगत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सुधार हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय की मंत्रिमंडल समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इत्यादि आते हैं। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में व्याप्त अनेक कमियों के कारण PMO ने वर्ष 2017 में इसकी समीक्षा करने का क्या किया था, आदेश किया था। ठीक है, विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में किए गए क्या क्या सुधार हैं, देखते हैं हम लोग। सामरिक नीति समूह SPG का पुनर्गठन, इसमें अध्यक्ष जो होते हैं सदस्य होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज की परिकल्पना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, एक की जगह 3 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति, तीनों के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं, इंटरनल अफेयर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस। 3 सशस्त्र सेनाओं जल थल वायु में 3 त्रिसेवा एजेंसियों का गठन, NSA की अध्यक्षता में एक रक्षा योजना समिति का गठन।
रक्षा साइबर एजेंसी, साइबर हमलों से निपटने के लिए, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष खतरों से निपटने के लिए, और राष्ट्रीय रक्षा बल विशेष संचालन डिवीजन, विशेष अभियानों के लिए। ये जो है इसके अंतर्गत 3 जो है टुकड़ियां बनाई गई हैं, उनको बनाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपर्टीज होंगे वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे और क्षेत्र विशेष की समस्या से निपटने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा जरूरत है एनएसए को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने, एनसीटीसी की स्थापना करने का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को और अधिक शक्तियां देने का, व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने इत्यादि का कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो पेपर 3 का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सिलेबस इतना मिला हुआ है आपस में पेपर 2 पेपर 3 का बहुत सारा टॉपिक कि वो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग डेली बेसिस पे 4 क्वेश्चन रहे कि यहाँ पर लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। ये दिए गए जो नंबर है आप इस पर संपर्क करके समाधान प्रोग्राम से हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट देने का आपको क्या कहते हैं कि वादा किया गया है। उसी पर लगातार प्रयासरत है हम लोग और दिया भी जा रहा है। ठीक है, और अगर नहीं ज्वाइन किया है आप तो ये जो नंबर 2 दे रखे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप जो है समाधान प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला, इसके माध्यम से हम लोग कम सिलेबस को अपने पूरा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग लगभग 100 सवालों के आसपास पहुंच चुके हैं जो प्रोग्राम हम लोग का संचालित हो रहा है। और अभी इसमें तीव्र गति से जो है दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में क्वेश्चंस आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। 100 डेज का प्रोग्राम, हमारा टारगेट है 15 से 20 फेब तक जो है ये प्रोग्राम हम आपको कंप्लीट करा देंगे। और जो हमारा इसमें करंट का टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि करंट का टॉपिक अभी हम आपको नहीं देंगे, ये हम कब देंगे, प्री एग्जाम के बाद देंगे, क्योंकि अभी देने कोई फायदा नहीं होगा। तो पेपर 2, पेपर 3 और यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर का कंटेंट बचेगा वो हम कब देंगे, आफ्टर प्रीलिम्स देंगे। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चंस जो कि क्या कहते हैं कि आने की संभावना जिनकी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल कंटेंट बोलते हैं, वो लगातार दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।